HNN न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। सीएम विष्णुदेव साय का गरियाबंद दौरा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिरकट्टी आश्रम में भव्य राम जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना, सभी लोगों के मंगल और सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 26 हार्डकोर नक्सलियों ने जिला प्रशासन के सामने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का रखा गया था इनाम। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK की रेड, साइबर फ्रॉड और टेरर फंडिंग को लेकर हुई छापेमारी। यूपी में SIR ड्राफ्ट जारी, प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल, 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन, रामलीला मैदान के पास ढाए गए अवैध निर्माण, कार्रवाई के दौरान की गई पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल। नमस्ते, HNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय आज सिरकट्टी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने भव्य राम जानकी मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना की और पूजा अर्चना की। राम मंदिर के तर्ज पर निर्मित इस मंदिर में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री गुरु खुशवंत और विधायक रोहित साहू भी मौजूद थे। मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से साधु संतों का सम्मान किया। बता दें, ये राम जानकी मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया, जिसे बिना छड़ सीमेंट के राजधानी लाल पत्थरों से भव्य रूप दिया गया और राजस्थानी पत्थरों से ये मंदिर बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय का सिरकट्टी आश्रम दौरा, राम जानकी मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना की, पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव उनके साथ मौजूद रहे, कई और मंत्री भी उनके साथ दिखाई दिए। साधु संतों का यहां सम्मान किया गया। राम मंदिर के तर्ज पर इस भव्य मंदिर को बनाया गया है। बिना छड़ सीमेंट के लाल पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। बुधवार को 26 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी नक्सलियों ने जिला पुलिस और प्रशासन के सामने सरेंडर किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपए की इनाम की राशि रखी गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये नक्सली माड़ डिवीजन, PLGA और जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुकमा, उड़ीसा, माड़ क्षेत्र में हुई कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे। इस मौके पर सुकमा SP किरण चौहान ने कहा, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। इसमें आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं शामिल है। SP ने अभी भी सक्रिय नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की है। आज जिला सुकमा में पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर
आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। ऑनलाइन पर इस वक्त संवाददाता चंद्रहास वैष्णव जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंद्रहास, सुकमा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है और बताया जा रहा है कि 26 हार्डकोर नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया। नक्सलियों के बारे में बताइए, किस संगठन से सबसे ज्यादा ये एक्टिव थे जिन्होंने इस वक्त आत्मसमर्पण किया, और वाकई इस दिशा में एक और ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है कि जब जिस डेट का हम जिक्र करते हैं बार बार कि जो डेडलाइन गृह मंत्री की तरफ से दी गई है उस डेडलाइन से पहले बड़े स्तर पर काम भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल नीतू जी, मैं बताना चाहूंगा लगातार जो भी मुठभेड़ चल रहे हैं उसके बाद में लगातार आत्मसमर्पण की नीति के दौरान नक्सली जो है वो कई बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें आज भी एक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने, जिसकी लगभग 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है सुकमा में। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा कि नक्सली किस कैडर के थे, तो उसमें TY, PCM, DVCM, PCN और ACM कैडर के जो बड़े नक्सली थे वो आत्मसमर्पित किए। उसके अलावा 18 जो थे वो पार्टी मेंबर के रूप में सक्रिय थे। इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 11 नक्सली जो है वो केंद्रीय कमेटी मेंबर के, उन्होंने आत्मसमर्पण अब तक कर चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब मुश्किल से ही 4 से 5 केंद्रीय कमेटी के मेंबर जो है उनका आत्मसमर्पण करना बाकी है। अभी कुछ दिन पहले भी बारसे देवा का आत्मसमर्पण जो है वो सामने आया था। हालांकि वो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में उन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन लगातार जो है पुलिस और जवान जो है उनको सफलताएं जो है लगातार मिलती चली जा रही है। बिल्कुल, इसमें क्या महिला नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है? जी जो 26 नक्सली है उसमें 7 नक्सली जो है वो महिला है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लंबे समय से जो बढ़ते नक्सलियों के कदम थे उसमें महिलाओं का भी योगदान उनके तरफ से काफी ज्यादा रहा है। उनकी भर्ती भी जो है वो बहुत हुई थी, लेकिन पिछले कई समय से देखा जा रहा है, जिसमें 2025 में भी लगातार कई संख्या में, बड़ी संख्याओं में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी उसमें उपस्थित थी। तो 64 लाख के इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने खुद अब सामने से आके सरेंडर किया है। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इस वक्त आत्मसमर्पण करते हुए ये नक्सली देखे जा रहे हैं, और वाकई ऐसे में चंद्रहास लग भी रहा है कि अब नक्सलियों में वो खौफ, क्योंकि जितने भी बड़े संगठन हैं उनकी कमर टूटती जा रही है, जिसके बाद अब खुद ये सामने से नक्सली आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है और पुनर्वास नीति के तहत जो सरकार है बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आई है। लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, लेकिन योजनाओं के भी जो है वो परिप्रेक्ष्य होकर उन्होंने आत्मसमर्पण करना जो है वो ज्यादा कहा। आज भी इसी के ही बलबूते पर ये नजर आ रहा है कि जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनको देखते हुए नक्सली जो है एक अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं, मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं वो भी मुख्य धारा में जुड़ के आम लोगों के साथ में भागीदारी निभा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे कोई अपडेट होगा आपसे जरूर संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 26 हार्डकोर नक्सली जिन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और सरेंडर किया है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के तिल्दा विकासखंड में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था चरम पर है। धान का उठाव धीमा होने की वजह से ज्यादातर उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट पार हो चुकी है, जिससे जाम की स्थिति बन गई। कई केंद्रों पर धान रखने की जगह नहीं बची, जिससे समिति प्रबंधकों और किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बंगोली, मढ़ी, बरतोरी, खौना, रायखेड़ा, सारा गांव जैसे केंद्रों में बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। परिवहन नहीं होने की वजह से धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और खरीदी कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिल्दा में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था नजर आई है। दरअसल धान रखने की जगह नहीं है यहाँ पर और समितियों की परेशानी बढ़ चुकी है। परिवहन की कमी की वजह से ही खुले आसमान के नीचे धान जो है
वो रखा गया है। धान की बोरियां रखी गई हैं और ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है किसानों की तरफ से कि इसी तरह से खुले में ये बोरियां रखी रहेंगी तो हो सकता है आने वाले दिनों में बारिश की वजह से, बदलते मौसम की वजह से ये जो धान है वो खराब भी हो सकता है। के बाद भी हमारा टोकन नहीं कट रहा है। यहाँ ऑफिसर से बात करने के बाद UFR बता रहे हैं फॉल्ट। तहसीलदार के पास जाने के बाद भी, काम करने का भौतिक सत्यापन करने के बाद भी टोकन नहीं कट रहा है। अब बोल रहे हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाओ। अब छोटा किसान कहाँ कहाँ जाएगा और धान नहीं बिकेगा तो क्या होगा? वो गरीब किसान का कर्जा कहाँ से छूटेगा? यही मैं चाहता हूँ साफ करने। अभी को नहीं बेचे है? एक दाना धान नहीं बेचे हूँ मैं। कम से कम नवंबर से दौड़त हूँ मैं। यहाँ आज तक धान खरीदी 22,000 कुंटल हो चुका है, जो बफर लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। बफर लिमिट 11,000 है, धान खरीदी 22,000 कुंटल हो चुका है। परिवहन मात्र 5% हुआ है। परिवहन नहीं होने के कारण 2-4 दिन के बाद खरीदी बंद भी हो सकता है। जाम दिखत धान है। धान परिवहन नहीं हो तो जाम तो होना ही है। अब शासन समझे कि परिवहन क्यों नहीं हो रहा है। और कतेक जन के यहाँ आना बाकी है किसान के? किसान के खरीदी पूरा जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। खरीदी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर खरीदी कहीं रुक जाता है तो। रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर से आस्था की एक विशेष यात्रा अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। इस मौके पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां जय श्री राम के जय घोष के बीच आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष यात्रा में बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं का पारंपरिक स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का सौभाग्य बताया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। प्रभु श्री राम और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और छत्तीसगढ़ सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन जन उनका आभार और अभिनंदन कर रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर।
आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय आज सिरकटी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने भव्य राम जानकी मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की और पूजा अर्चना की। और राम मंदिर के तर्ज पर निर्मित इस मंदिर में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री गुरु खुशवंत और विधायक रोहित साहू भी मौजूद थे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज कुटेना सिरकट्टी धाम की इस पवित्र भूमि में श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ है और आज हम लोगों को यहाँ पर कलश पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम समस्त क्षेत्रवासियों के और आश्रम के आभारी हैं और जानकर बड़ी खुशी हुई कि सैकड़ों गांव के 20,000 से ज्यादा परिवार धनराशि एकत्र करके, वो भी 9 करोड़ राशि से यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराए हैं। और ये मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थर से हुआ है। राजस्थान से पत्थर लाके उसको तराश के और बिना छड़ सीमेंट बालू के इसका निर्माण हुआ है। हम सैकड़ों गांव के 20,000 से ज्यादा परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को इसके लिए बहुत बहुत। राष्ट्रीय जम्बूरी 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस मामले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्बूरी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अहम का केंद्र बन गई है और पहले दिन से ही इसमें अनियमितताएं हो रही हैं। आरोप है कि बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने स्थान बदलने पर आयोजन रद्द किया, जबकि शिक्षा मंत्री इसे बालोद ले गए और बिना टेंडर के ठेकेदार को भुगतान किया गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में EOW में शिकायत दर्ज कराई है। स्थान में होने वाली स्काउट एंड गाइड की जमहूरी अब भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का केंद्र बन चुका है। पहले तो जमहूरी का स्थान परिवर्तित करके नवा रायपुर से बालोद किया गया। उसके बाद बिना टेंडर के वहां पे 10 करोड़ रुपए के डोम के काम को एक कंपनी को दे दिया गया। जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ उसके बाद एक दूसरे की कपड़े उतारने का काम सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है। बिना संवैधानिक स्थिति को पूरा किए शिक्षा मंत्री ने अपने आप को जमहूरी का स्काउट गाइड का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तकनीकी रूप से अभी भी स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस जमहूरी को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया और देर रात मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि 9 तारीख से जमहूरी का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वह ट्वीट भी कुछ देर। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में समय सीमा यानी TL बैठक आयोजित की गई। वहीं रायपुर में हुई समीक्षा बैठक के कारण ये बैठक आज ली गई। बैठक में शासन के सभी महत्वपूर्ण निर्देशों के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीरता से काम करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बीच कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज की मीटिंग TL की मीटिंग है। कल चूंकि रायपुर में समीक्षा बैठक थी इसलिए मीटिंग हम लोगों ने आज ली है और इसमें शासन के जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं उन निर्देशों पर चर्चा होती है। साथ में जिले की जो भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हैं अलग अलग विभागों की उन पे डिस्कशन होता है, जो लेटर्स होते हैं उस पे होता है। कल बिलासपुर नगर निगम और उसके आसपास किस तरह से डेवलपमेंट हो उसके लिए एक बैठक रायपुर में हुई थी और उसमें आने वाले समय में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए उसको लेकर के अच्छी एक बैठक हुई है। साथ में यहाँ के जो बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने VBG रामजी जन जागरण अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत के विजन पर बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए किसान, मजदूर और गरीब वर्ग हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं।
विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए VBG रामजी योजना शुरू की गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि हमेशा महात्मा गांधी के विचारों की अनदेखी करती आई है। विकसित भारत के लिए एक जो अधिनियम जिसको शॉर्ट फॉर्म में VBG रामजी कहते हैं, उसके बारे में भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल निरंतर कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि जब भी विकसित भारत का नाम आता है या उसकी कार्रवाई प्रारंभ होती है या कहीं राम जी का नाम आता है तो कांग्रेस विचलित हो जाती है और जनता इनके वास्तविक चेहरों को पहचान गई। उसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां शासकीय स्कूलों में स्कूली बच्चों से काम कराए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कुटरा भाटापारा स्थित एक प्राथमिक शाला का है, जहां बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पढ़ाई के समय बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है। आरोप है कि स्कूल में पदस्थ पुरुष स्वीपर नियमित रूप से नदारद रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी स्कूल में मनमानी करती नजर आई है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर लोरमी से है, जहां सरकारी शिक्षक शराब के नशे में शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद हड़कंप मच गया। मामले की पुष्टि होते ही शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। डीईओ मुंगेली ने सख्ती दिखाते हुए सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय बीईओ कार्यालय लोरमी में तैनात किया गया है। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। खबर बेमेतरा से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि समय रहते सुरक्षा में तैनात जवानों ने युवक के पास से माचिस छीन ली। इससे बड़ी घटना होने से टल गया। युवक का नाम आरिफ बाठिया बताया गया, जो नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नांदघाट का रहने वाला है। मैं नांदघाट रहता हूँ। मेरे द्वारा कृषि भवन बनाया गया है तनु रिजवी के नाम से, और ये कृषि विस्तार अधिकारी जो है काम कंप्लीट होने के बाद भी एनओसी नहीं दूंगा करके नाटक कर रहा है। 2 बार उससे मिल लिया हूँ, साल भर से मेरे को परेशान कर रहा है वो आदमी। क्या नाम है उसका? RK चतुर्वेदी। और हमेशा जब देखो जब मंत्री का दोष लगाता है कि दयालदास बघेल बोला है, दयालदास बघेल बोला है करके। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो बात हुई है। कितने का काम किया आप? मैं लगभग 30 लाख का काम है। 1 साल से परेशान हूँ मैं। अभी आप कहाँ आए हो? मैं कलेक्टर आया हूँ मजबूरी में आत्महत्या करने के लिए। दंतेवाड़ा जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। घटना गीदम थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े कारली कमला पदर की है। 5 जनवरी की शाम आपसी झगड़े के दौरान छोटे भाई सिंगड़ू उर्फ रवि कुंजाम ने अपने बड़े भाई मंगलू कुंजाम पर धान कूटने में इस्तेमाल लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर, जहां नाबालिग बच्चों की पिटाई की गई। नाबालिग बच्चों की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खेत से मटर तोड़कर खाने पर ही पिटाई की गई। तो छत्तीसगढ़ से पूरा मामला सामने आया, जहां बलरामपुर में छोटे बच्चों को पीटने का मामला सामने आया। उनकी गलती बस ये थी कि खेत से मटर तोड़ने के बाद उनको पीटा गया है। राजधानी रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। ग्राम उमरिया में एक तेज रफ्तार स्कूल वाहन ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वाहन में सवार कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन चालक और उसका साथी शराब के नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना आरंग अंतर्गत यह घटना घटित हुई है, जिसमें 8 बच्चे हैं। बोलेरो में बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। ड्राइवर नस्ते में था, उसने एक पीछे से ट्रक के पीछे से ठोक दिया है, जिसमें कि ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई है, बच्चों को मामूली चोट आई है।
और प्रकरण अभी थाना आरंग के संज्ञान में आया है और उसमें एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये देखा जाएगा कि जिसने भी वाहन लगाया है और किस परिस्थिति में उसने ड्राइवर को शराब के नशे में चलाने दिया है, उस संबंध में जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं, जो भी आरोपी तय होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। बीते कुछ दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ती ठंड का सीधा असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इस बीच मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह जात्रा ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी। अभी जो ठंडे सीजन के कारण से छोटे बच्चों को और वृद्ध जनों को ज़्यादा सर्दी खांसी का शिकायत आ रहा है, तो अपने को कोशिश यही करना है कि अभी जितना ठंड है उससे बचें, ताकि दूसरा अगर सर्दी खांसी होता है तो दूसरा बड़ी बीमारी होने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।